हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सॉलिट्यूड एजुकेशन। नाउ मेरा जो सेकंड मॉड्यूल था बच्चे, दैट इज सेंट्रिक सॉरी वैलिड कनेक्शन, रिवेटेड एंड बोल्टेड कनेक्शन था। उसके बाद वैलिड कनेक्शन पढ़ा है। ठीक है। वो सारा ओवर हो गया। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है दैट इज टेंशन मेंबर। ठीक है। अब हम यहाँ पे टेंशन मेंबर के जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं बच्चे आपको बताऊंगा यहाँ पे टेंशन मेंबर के। देखो, टेंशन मेंबर जब स्टार्ट करते हैं स्पेशली फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, तो टेंशन मेंबर में बच्चे सबसे बड़ी बात जो होती है वो होती है नेट एरिया कैलकुलेशन। ठीक है। अगर मान लो कि आपको नेट एरिया कैलकुलेशन आ गया कि आप नेट एरिया कैसे निकालते हैं किसी भी टेंशन मेंबर का, तो इसका मतलब आपकी 90% प्रॉब्लम खत्म हो गई वहीं पे। ठीक है। 90 to 95% प्रॉब्लम आपकी खत्म हो गई वहीं पे। मेन जो इशू है टेंशन मेंबर के अंदर वो है नेट एरिया कैलकुलेशन, कि भाई नेट एरिया की कैलकुलेशन हम करते कैसे हैं। ठीक है। अब तक जितना भी स्टील हुआ था वो सबको आता है। और जितना भी मोस्टली बच्चे देते हैं एग्जाम, इतना जितना अब तक स्टील हुआ वो सबको आता है, सब पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन इसके आगे जितना भी पार्ट आगे चलेगा वो किसी को नहीं आता है। अगर पेपर अच्छा बनता है बाई चांस, बेटा यही क्वेश्चंस होते हैं, यही डोमेन होती है जो बाकी बच्चों से अलग करती है। मेंस की अगर मैं बात करूं, स्पेशली एसएससी जेई मेंस की, तो वहां पे 150 160 बच्चे दुनिया लेके आती है, बहुत बच्चे लेके आते हैं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनके 200 सवा 200 न तक मेंस में आते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं। वो क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ दीज डोमेन्स। उनको ये जो डोमेन है, ये जो बाकी बच्चों से डिफरेंट बनाती है, वो सब चीजें आती हैं। अगर आपको भी अच्छा करना है तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। ठीक है। जैसे मैं मशीन की भी बात की थी पहले मैंने, कि मशीन किसी को अगर अच्छा क्वेश्चन बना मशीन का, तो मैं ये कहता हूं कि जो एक सीरियस अपेरेंट होगा, जो सीरियस बच्चा होगा, जिसको फुल नॉलेज होगी, वही कर पाएगा, अदरवाइज कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है। 2019 का जो मेंस हुआ था वो एक्सेप्शनल था, पेपर इजी था, नो डाउट सबने कर लिया होगा। लेकिन पेपर अगर अच्छा बनता, लाइक 2018 का भी नॉट सो मच इजी, नॉट सो मच टफ, लेकिन स्कोर नहीं गेन हुआ था वहां पे भी। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये चीजें बच्चे जो आगे आपको डिफ्रेंशिएट करेंगी दूसरे बच्चे से, जो एक दूसरा बच्चे से आपको अलग करेंगी। ठीक है। क्योंकि आपको स्कोर करना अच्छा, अच्छा मतलब 200 प्लस, 200 सवा 200 नंबर लेके आने मेंस में कब आएंगे? जब आप अच्छी डोमेन करेंगे। ठीक है। तो टेंशन मेंबर की मैं बात कर रहा था। टेंशन मेंबर में सबसे पहली बात मैं बच्चे बोल रहा था कि भाई टेंशन मेंबर में ना सबसे पहले नेट एरिया कैलकुलेशन आनी चाहिए। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मेरे को नेट एरिया निकालना है कि नेट एरिया कितना होगा। ए नेट की वैल्यू मेरे को बतानी है बच्चे इस प्रॉब्लम के अंदर। ठीक है। नेट एरिया कैलकुलेशन से पहले मैं कुछ अच्छी अच्छी बातें आपको डिस्कस कर लेता हूँ ना, कुछ अच्छी और समझदारी वाली बातें। जैसे कि ये एक खुद से क्वेश्चन बनाया है, कहीं पे आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही मैंने नेट एरिया कैलकुलेशन के लिए समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो देखो इधर, सबसे पहले कुछ अच्छी बातें। अगर बच्चे मैं टेंशन मेंबर की बात करता हूँ, ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टेंशन मेंबर। ठीक है। टेंशन मेंबर में एक और बात, टेंशन मेंबर के अंदर अगर लग एंगल का क्वेश्चन बन गया ना, तो मैं ये कहता हूं कि भाई एक दो बंदा होगा पूरे जितने भी लोग एग्जाम देंगे जिनसे वो क्वेश्चन होने वाला है, किसी से नहीं बनेगा, फिर समझ ही नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है जिंदगी में। ठीक है। सबसे पहली बात, एज यू नो, टेंशन मेंबर का सबको पता होगा कि जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है किसी भी टेंशन मेंबर की, यानी कि पीटी। नाउ पीटी लोड कैरिंग कैपेसिटी यानी कि वो कितनी होती है? दैट इज बेस्ड ऑन ग्रोस एरिया यील्डिंग एजी इनटू एफ वाई अपॉन 1.1। ठीक है। ये ग्रोस एरिया यील्डिंग के बेसिस पे होता है। और अगर मैं नेट एरिया के बेसिस पे बात करता हूं तो ए नेट इंटू 0.9 एफ यू, एफ यू इज द अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय 1.25। इन दोनों में मेरा जो भी मिनिमम वैल्यू होती है, इन दोनों बच्चे जो भी मेरी मिनिमम वैल्यू होती है, वही मेरी क्या होती है? लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है किसी भी टेंशन मेंबर की। वही क्या होती है? नाउ दैट विल बी द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द टेंशन मेंबर। ठीक है। वो टेंशन मेंबर की लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है, इतना सबको पता है, ये एलएसएम के अंदर होता है। ठीक है। दीज आर इन द लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है। नाउ दीज आर द लिमिट स्टेट मेथड, ये लिमिट स्टेट मेथड के अंदर होता है। क्लियर हुई इतनी बात? इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। ये किस में था? लिमिट स्टेट मेथड के अंदर। ये भी आपको पता होगा कि नाउ दिस क्राइटेरिया इज बेस्ड ऑन ग्रॉस एरिया यील्डिंग। ठीक है। नाउ दिस इज बेस्ड ऑन ग्रॉस एरिया यील्डिंग। नाउ दिस इज बेस्ड अपॉन ग्रोस एरिया यील्डिंग, ये ग्रोस एरिया यील्डिंग के बेसिस पे होता है। ठीक है। एंड नाउ दिस इज बेस्ड ऑन नेट एरिया ऑफ क्रैकिंग। ठीक है। ये किसके बेसिस पे होता है? नाउ नेट एरिया
ऑफ क्रैकिंग, ठीक है, नेट एरिया ऑफ क्रैकिंग, ये नेट एरिया ऑफ क्रैकिंग के बेसिस पे होता है, ठीक है, ये नेट एरिया ऑफ क्रैकिंग के बेसिस पे होता है। क्लियर है, समझ में? ये सारी कहानी जो है ये बच्चे है एलएसएम लिमिट स्टेट मेथड के अंदर, ठीक है। नाउ दिस इज इन द लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है, ये सारी लिमिट स्टेट मेथड के अंदर होता है। इतनी बात सबको क्लियर होगी। ऑब्वियस सी बात है, ये ए नेट तो मेरे को निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं बच्चे बात करता हूँ वर्किंग स्ट्रेस मेथड की, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में ग्रोस एरिया तो होता नहीं है, नेट एरिया होता है, ये भी सबको पता है। तो जो मेरे लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है टेंशन मेंबर की, वो होती है एजी इंटू नेट, सॉरी ग्रोस लिख रहा हूं मैं, ए नेट इंटू परमिसिबल स्ट्रेस, एक्सियल परमिसिबल स्ट्रेस होती है सिग्मा एटी। और आपको ये भी पता होगा कि डब्ल्यूएसएम के अंदर जो एक्सियल परमिसिबल स्ट्रेस होती है वो होती है 0.6 FY। कितनी होती है वैल्यू? दैट विल बी 0.6 FY। कितनी होती है बच्चे? वो आपकी होती है 0.6 FY होती है डब्ल्यूएसएम के अंदर। ये भी सब आपको पता है, या वो खुद से अपनी वैल्यू दे, वो सारा खुद से भी अपनी वैल्यू दे देगा। नहीं दिया है तो डब्ल्यूएसएम में कितनी होती है? 0.6 FY। तो बच्चे जो सारा का सारा गेम है, जो सारा गेम है वो इस ए नेट का है। ये नेट, ए नेट अगर आपने निकालना सीख लिया तो इसका मतलब आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर कुछ नहीं बचता क्वेश्चन में, बस ये ए नेट आना चाहिए कि इस ए नेट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए। बाकी आपको कुछ नहीं करना टेंशन मेंबर के अंदर। ये ए नेट अगर आप सीख गए कि ए नेट कैसे निकलेगा, तो इसका मतलब सब कुछ सीख गए आप, कुछ नहीं बचता आपके, ठीक है, कुछ नहीं बचेगा फिर एग्जाम में, ठीक है। समझ में आई बात? इतना तो बेसिक नॉलेज सभी को होगा, सभी को पता भी होगा, होप सो, ठीक है। मेंस पढ़ रहे हैं आप लोग, तो नाउ दिस इज द इन लिमिट स्टेट मेथड एंड दिस इज इन द वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ये आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर हो गया, ठीक है। चलो अब मैं जितना भी मेरे आने वाले 2-3 क्वेश्चंस होंगे, या 2-3 क्वेश्चन छोड़ो, सारा ही डोमेन लगभग इसमें ए नेट के गेम का, और ए नेट ही सीखना है, उसी पे फोकस करना है। बेसिक से बताऊंगा बिल्कुल ए नेट को कैसे निकालते हैं, नेट एरिया कैलकुलेशन, ठीक है। तो सुनो इधर, एक एग्जांपल के तौर पे बच्चे ये हम ले रहे हैं क्वेश्चन। ये एक टेंशन मेंबर है, ठीक है। नाउ दिस इज द टेंशन मेंबर, इसमें सारे डायमेंशन मेंशन है। और हाँ, एक और बात, ए नेट निकालने से पहले एक और बड़ी अच्छी सी बात, आपने बच्चे एक और रूल पढ़ा होगा। रूल क्या पढ़ा होगा? आपने पढ़ा होगा अगर स्टैगर्ड पिच ए नेट अगर आप निकालते हो नेट एरिया, तो आप बोलते हो कि सर विड्थ माइनस नंबर ऑफ बोल्ट इनटू डायमीटर बोल्ट होल इनटू थिकनेस, ऐसे निकालते हैं। लेकिन जब पिच स्टैगर्ड हो जाती है तो वहां पे S/4G रूल लगता है, ये भी आपने पढ़ा होगा। ए नेट, तो उस कंडीशन में जो मेरा ए नेट होता है वो हो जाएगा ये, प्लस इसके अलावा क्या होता है S² अपॉन 4G, S² अपॉन 4G इंटू थिकनेस। S क्या है? स्टैगर्ड पिच है, और G इज द गेज डिस्टेंस। G क्या है बच्चे? गेज डिस्टेंस है। इतनी भी जानकारी आपको होगी, इतना तो सब अभी तक पता ही होगा, या ऐसा नहीं है कि इतना नहीं पता होगा। क्लियर है सभी को? चलो ये क्वेश्चन बच्चे, नाउ दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है मेरा, और इस क्वेश्चन को करते हैं। ए नेट निकालना है, सीधी सी बात है। डायमीटर, ग्रोस डायमीटर या डायमीटर ऑफ होल दिया हुआ है 22 mm, थिकनेस दे रखी है 10 mm। ए नेट निकालना है मेरे को, सिंपल सी बात है। क्या निकालना है? ए नेट। क्या कैलकुलेशन कर रही है? ए नेट निकालना है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं। यहाँ पे सुनो, इधर मेरे 4 डायमीटर, 4 होल दे रखे, 4 होल, सॉरी रिवेट ये लगा रखी है, 1 2 3 4। तो सबसे पहले मैं नंबरिंग करूंगा। क्या करूंगा बच्चे? मैं नंबरिंग। सबसे पहले जो मैं स्टार्टिंग करूंगा, मैं नंबरिंग से करूंगा। और नंबरिंग कैसे करूंगा? सुनो इधर, इसको बोला मैंने बच्चे 1। देखो नंबरिंग कैसे कर रहा हूँ उसका भी ध्यान देना है कि नंबरिंग आखिर में कर कैसे रहा हूँ। नाउ दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, नाउ दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। समझ में? 1 2 3 4, पहली जो लाइन थी उस पर नंबरिंग कर ली, पहली ऊपर देनी है, दूसरी, तीसरी, चौथा। सेकंड रो ये है मेरी, ना सॉरी सेकंड कॉलम ये कह सकते हैं। नाउ दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स, दिस इज सेवन, दिस इज 8। समझ में आ गया? कर दी नंबरिंग। अब जो मेरी प्लेट है भाई, प्लेट जब फेल होगी, जब इस पे टेंशन मेंबर अप्लाई होगा, तो किसी भी तरीके से फेल हो सकता है। पहली पॉसिबिलिटी ये है, सुनना मेरी बातों को ध्यान से, 1-2 क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। पहली पॉसिबिलिटी बच्चे है कि ये जो प्लेट है ये 1 2 3 के अलोंग फेल कर जाए, 1 2 3 4 इसके अलोंग फेल कर जाए, सबसे पहली पॉसिबिलिटी, ठीक है।
तो क्या कोई स्टैगर्ड पिच है 1 2 3 4 के अलोंग? नहीं। कितने बोल्ट है मेरे? 2 बोल्ट है, एक बोल्ट ये और दूसरा बोल्ट ये। तो मैं यहाँ पे ना एक टैबुलेटेड फॉर्म में डाटा बना लूंगा। टैबुलेटेड फॉर्म में क्या डाटा बनाऊंगा कि पॉसिबल केस, नाउ पॉसिबल केस, उसके बाद नंबर ऑफ बोल्ट होल कितने हैं, एंड नाउ स्टैगर्ड पिच। ठीक है, नाउ स्टैगर्ड पिच, स्टैगर्ड की स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, वो कोई इश्यू नहीं है, स्टैगर्ड पिच। उसके बाद या लास्ट में सबसे बाद में प्रीफर करेंगे कि नहीं करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी बच्चे मैंने ये बताई कि जो आपकी प्लेट है भाई, जो आपकी प्लेट है वो कहाँ के अलोंग फेल कर सकती है? जो आपकी प्लेट है वो 1 2 3 4 के अलोंग फेल कर सकती है। एक पॉसिबिलिटी है, मान लिया, और 1 2 3 4 के अलोंग मेरे 2 बोल्ट होल है। कितने हैं? 2 बोल्ट होल है। सुनो इधर, मैं सारी पॉसिबिलिटी बता देता हूं आपको। तो मैंने लिया पाथ 1, पॉसिबल केस 1 2 3 4। नंबर ऑफ बोल्ट होल कितने हैं मेरे? 2 है। क्या कोई स्टैगर्ड पिच थी उसके अलोंग? नहीं, स्टैगर्ड पिच नहीं थी। अगर बच्चे स्टैगर्ड पिच के बारे में नहीं पता आपको, तो फिर आपको आत्मचिंतन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है फिर। ठीक है, अगर आप स्टैगर्ड पिच के बारे में नहीं जानते। देखो पिच क्या होती है, ठीक है, पिच होती है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ बोल्ट, दो कॉन्जुगेटिव बोल्ट के बीच की डिस्टेंस। लेकिन अगर वे दो बोल्ट सेम लाइन में नहीं है, जैसे कि ये बोल्ट और ये बोल्ट, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी परपेंडिकुलर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ बोल्ट, वो स्टैगर्ड पिच हो जाएगी। समझ में? जैसे कि अगर ये बोल्ट यहाँ ना होके यहाँ होता तो सिंपल पिच होती 50 mm की, 50 डिस्टेंस दे रखी ना। लेकिन अब कितना है बच्चे, अब कितनी दे रखी है? अब ये मेरा पिच, ये मेरा बोल्ट होल है यहाँ पे। नाउ दिस इज द बोल्ट होल। अब ये बच्चे दो बोल्ट सेम लाइन में नहीं है ना, तो ये जो पिच होगी अब इनके बीच की डिस्टेंस, वो मेरी स्टैगर्ड पिच हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चे वो मेरी? नाउ दैट विल बी द स्टैगर्ड पिच। डिस्टेंस अभी भी मेरी 50 ही लूंगा, लेकिन अब उसको स्टैगर्ड पिच बोल रहा हूं मैं। समझ में आ गया? उसका अलग से इफेक्ट होता है। ठीक है, तो पहला मेरी 1 2 3 4 के लूंग जब मैं फेल कर रहा हूं तो मेरी कोई स्टैगर्ड पिच नहीं है। प्रीफर करूंगा इस केस को, नहीं करूंगा वो सेकेंडरी बात है। चलो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि बच्चे वो 5 6 7 8 इसके अलोंग फेल कर जाए, इसके अलोंग फेल कर जाए 5 6 7 8। तो मैं कितने बोल्ट होल है? 2 बोल्ट होल है। क्या कोई स्टैगर्ड पिच है? नहीं। तो मैं ये भी पॉसिबिलिटी लिख सकता हूं कि जो मेरा बोल्ट है वो 5 6 7 8 के अलोंग फेल कर सकता है। नंबर ऑफ बोल्ट होल कितने हैं? 2। क्या कोई स्टैगर्ड पिच है? नहीं, कोई स्टैगर्ड पिच आपकी बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी स्टैगर्ड पिच आपकी नहीं है। समझ में आया? तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जो आपका कनेक्शन है वो कैसे फेल कर सकता है? नाउ 1 2 6 7 8 ऐसे भी तो फेल कर सकता है कि आपकी प्लेट ऐसे ब्रेक हो जाए। 1 2 6 7 8 के लोग कितने बोल्ट होल आए? 1 2 3, 3 बोल्ट होल आते हैं। स्टैगर्ड पिच कितनी है? 1 2 से लेके 6, यही तो स्टैगर्ड पिच आई। तो मेरा पाथ फेल्यूर क्या है? 1 2 6 7 8 1 2। नाउ नेक्स्ट इज दैट इज 1 2 6 7 8। कितने बोल्ट होल थे बच्चे? 3। स्टैगर्ड पिच कितनी थी मेरी? 1। स्टैगर्ड पिच कितनी थी बच्चे? 1 थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉसिबल केस कैसे फेल कर सकता है कि भाई 1 2 नाउ 1 2 7 8 1 2 7 8 ऐसे भी फेल कर सकता है। 1 2 7 8 ऐसे भी तो प्लेट फेल कर सकती है। कितने बोल्ट होल हैं? 2। 1 2 7 8 के अलोंग 1 1 2 7 8 कितने बोल्ट होल है? 1 और 1 2, 2 बोल्ट है और एक स्टैगर्ड पिच है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 1 2 7 8 के अलोंग भी फेल कर सकता है। नाउ 1 2 7 8 कितने बोल्ट होल है मेरे? 2 हैं। स्टैगर्ड पिच मेरी कितनी है बच्चे? नाउ स्टैगर्ड पिच है मेरी 1। स्टैगर्ड पिच कितनी होती है? 1 होती है। स्टैगर्ड पिच कितनी है बच्चे? 1 है। नाउ स्टैगर्ड पिच इज 1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट और कैसे फेल कर सकता है? और एक पॉसिबिलिटी ये भी है बच्चे कि 1 2 6 1 2 6 7 3 4 ऐसे भी तो प्लेट फोल कर सकती है कि नहीं? बताओ मेरे को। नाउ प्लेट का एक फेल्यूर मेरा ये भी तो हो सकता है। नाउ 1 2 6 3 4 ऐसे भी फेल कर सकता है। कितने बोल्ट होल मेरे कवर होंगे? 1 2 3 4 बोल्ट होल कवर हुए। स्टैगर्ड पिच कितनी है? 2 से लेके 6 तक और 3 से लेके 7 तक स्टैगर्ड पिच कितनी है? 2।
तो 126734, ठीक है। नाउ 1267, नाउ नेक्स्ट है दैट इज 126734। कितने बोल्ट होल है मेरे? नंबर ऑफ बोल्ट होल है 4। स्टैगर्ड पिच कितनी है मेरी? 2। नाउ स्टैगर्ड पिच कितनी हो गई मेरी? 2 हो गई। क्लियर है? मेरी स्टैगर्ड पिच बच्चे कितनी हो गई? 2 हो गई। क्लियर है? नाउ स्टैगर्ड पिच इज 2। और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? और एक पॉसिबिलिटी बच्चे ये हो सकती है कि नाउ नेक्स्ट पॉसिबिलिटी कि जो मेरे बोल्ट है वो 1 2, नाउ इट विल फेल अलोंग 1 2 1 2 1 2 7 3 4, ऐसे भी फेल कर सकता है। 1 2 7 3 4 ऐसे भी तो फेल कर सकता है। एक पॉसिबिलिटी बच्चे ये भी तो है 1 2 7 3 4 ऐसे भी तो फेल कर सकता है। तो कितने बोल्ट होल है? 1 2 3 बोल्ट होल और की स्टैगर्ड पिच अभी भी कितनी है? 1 और 1 2, ठीक है। तो 1 2 7 3 4 मैं लिख देता हूं। नाउ नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज 1 2 7 3 4 ऐसे फेल कर सकता है। 1 2 7 3 4 नंबर ऑफ बोल्ट होल है 3, स्टैगर्ड पिच कितनी है बच्चे? 2। समझ में आई बात? अरे समझ में आ गई बात? और बताओ और कैसे प्लेट फेल कर सकती है? और प्लेट आप बोलोगे से बच्चे बोलेंगे मेरे को कि सर 5 6 3 4, ये तो वही बात हो गई बच्चे। 5 6 2 बोल्ट होल आएंगे, एक स्टैगर्ड पिच आएगी, उससे भी वही पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है, ठीक है। अब देखो इधर कितने पॉसिबल केस बना लिए मैंने? 6 पॉसिबल केस बनाए। सुनो इधर, अब मेरे को यार प्लेट है मेरी, ठीक है, प्लेट को मेरे को फेल कराना है। जब मैं नेट एरिया निकालता हूं तो लोड कैरिंग कैपेसिटी जो पेटी होती है वो होती है मेरी ए नेट इंटू परमिसिबल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा एटी। सिग्मा एटी की वैल्यू तो मेरी फिक्स है, सिग्मा एटी तो मेरा फिक्स हो गया ना। सिग्मा एटी मेरा वेरी नहीं कर रहा, मेरा वेरी क्या कर रहा है? ए नेट। तो प्लेट फेल कब करेगी? मान लो कि आपने 4 पाथ चुने 1 2 3 4, ठीक है। अब मान लो कि ए नेट 1 पाथ के लिए आ रहा है 10, इसके लिए आ रहा है 15, इसके लिए आ रहा है बच्चे 12 और एक के लिए आ रहा है मेरा 18, ठीक है। तो प्लेट सबसे पहले मेरी फेल कब करेगी? जहां पे नेट एरिया कम होगा, जहां पे नेट एरिया सबसे कम होगा जिस पाथ के लोग, वहां पे सबसे पहले फेल कर जाएगी ना। अगर मान लो कि यहाँ पे नेट एरिया मेरा है 10, पाथ 1 के लोग, तो प्लेट मेरी सबसे पहले वहीं फेल कर जाएगी, पाथ 1 के लोग। तो उसके बाद नंबर 3 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पाथ 3 की जरूरत ही नहीं पड़नी। क्यों? क्योंकि वो तो 10 पे ही फेल कर रही है भाई, 12 तो वो लेगी ही नहीं। जब वो 10 पे प्लेट बिल्कुल अलग हो जाएगी, इनके फेल कर जाएगी कंप्लीटली। क्या कर जाएगी बच्चे? फेल कर जाएगी। इसका मतलब कंक्लूजन ये हुआ कि जितने भी पॉसिबल पाथ होंगे उसमें से मैं क्या सिलेक्ट करूंगा? उसमें से मैं मिनिमम वैल्यू को सिलेक्ट करूंगा। क्या करूंगा? मिनिमम। यानी कि ये जो मेरे पॉसिबल पाथ हैं, ये जो पॉसिबल केसेस मैंने बताए हैं, इन सब में जो मेरा मिनिमम ए नेट होगा वही फाइनली ए नेट होगा पूरी प्लेट के लिए। समझ में आई बात? अब मिनिमम कैसे डिसाइड करूंगा? बोलेगे सर इतनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें। नहीं बच्चे, इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी। कैसे? सुनो इधर, जब मैं ए नेट निकालता हूं, तो इधर सुनो, ए नेट मेरा मिनिमम कैसे हो सकता है? अब सुनो इधर, ये मैंने फॉर्मूला बताया, विड्थ तो कांस्टेंट रहेगी, नंबर ऑफ बोल्ट होल जितने ज्यादा होंगे उतना ही ये वैल्यू क्या होगी? कम होगी। उतनी तो वैल्यू, थिकनेस तो प्लेट की कांस्टेंट ही है, जितना नंबर ऑफ बोल्ट होल ज्यादा होंगे उतनी ये वैल्यू बच्चे क्या हो जाएगी? उतनी ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी? मिनिमम हो जाएगी। अगर स्टैगर्ड पिच ऐड हो रही है, यानी कि जितनी ज्यादा स्टैगर्ड पिच होंगे उतना ही ए नेट बढ़ेगा। तो मिनिमम के लिए मुझे क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा बोल्ट होल चाहिए और मिनिमम से मिनिमम स्टैगर्ड पिच चाहिए। समझ में आई बात? मिनिमम पाथ, कौन सा पाथ ट्रू पाथ होगा या कौन सा पाथ आपको मिनिमम ए नेट देगा? कि जिसमें नंबर ऑफ बोल्ट होल तो बहुत ज्यादा हो लेकिन स्टैगर्ड पिच सबसे कम हो। जैसे जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल इधर आओ बच्चे, ये मेरे पाथ थे। नाउ दीज आर द पाथ, ये मेरे पॉसिबल पाथ हैं। इन पॉसिबल पाथ में सुनो इधर, सबसे पहले मैं 2 पाथ वाले लेता हूं। 2 पाथ वाले मैंने कितने? एक ये है, एक ये है और एक ये है। समझ में आई बात? अब देखो 1 2 3 4 में 2 बोल्ट होल है, एक स्टैगर्ड पिच है। 5 6 7 में 2 बोल्ट होल है, एक स्टैगर्ड पिच है। और 1 2 7 8 में 2 बोल्ट होल और एक स्टैगर्ड पिच है। यानी कि बोल्ट होल तो सेम है लेकिन एक एडिशनल स्टैगर्ड पिच ऐड हो रही है। किसमें? 1 2 7 8। यानी कि ए नेट इनका जो इसका ए नेट होगा इन बाकी 2 से ज्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि s²/4g एडिशनल ऐड होगा। इसका मतलब मैं इसको चेक नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि तो ऑलरेडी ज्यादा ही देगा ना।
मैं चेक किसको करूंगा, इन दोनों में से कोई एक। अब इसमें भी 2 बोल्ट होल है, इसमें भी 2 बोल्ट है, कोई स्टैगर्ड पिच है ही नहीं, इन दोनों में से कोई सा भी चेक कर लेना। इसको करोगे तो इसको छोड़ देना, इसको करोगे तो इसको छोड़ देना, एक चेक कर ले, कट गए मेरे सारे पॉसिबल पाथ। अब 3 बोल्ट होल वाले देखो, स्टार्टिंग 1 से करना। 3 बोल्ट होल वाले कितने बच्चे मेरे, 3 बोल्ट होल वाले मेरे पास है कितने, 2। एक तो ये है और एक ये है, 2 बोल्ट होल वाले। इसमें 2 स्टैगर्ड पिच हैं और इसमें 1 स्टैगर्ड पिच है। मैंने क्या बताया था, स्टैगर्ड पिच कम से कम होनी चाहिए। तो मैं किसको लूंगा, मैं इसको तो चेक ही नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि ये तो ज्यादा नहीं नेट देगा ना, ये तो ज्यादा ही नेट देगा ना भाई, ये तो ज्यादा ही नेट देगा इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में तो ज्यादा नेट देगा ना। इसमें 1 स्टैगर्ड पिच है, इसमें 1 एस स्क्वायर अपॉन 4g ऐड होगा, इसमें 2 एस स्क्वायर अपॉन 4g, तो यानी कि इसको छोड़ दूंगा। किसको चेक करूंगा, केवल इस वाले पाथ को चेक करूंगा। अब 4 बोल्ट वाले को देखो, 4 वाला तो एक ही है, बस ये मेरे को चेक करना। तो इसका मतलब मेरे को कितने चेक करने पड़ेंगे, 1 2 और 3, मेरे को 3 पाथ चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे, अब कुछ बच्चों के मन में क्या डाउट आएंगे, कुछ बच्चों के मन में डाउट आ गए, सर 5 6 3 4 भी हो सकता। भाई बना लो 5 6 7 3 4, 5 6 3 4, 2 बोल्ट होल है, एक स्टैगर्ड पिच है, वो तो वैसे ही नेग्लेक्ट होनी है। ऐसे तो इनफाइनाइट पाथ बना सकते हो आप, ऐसे तो कितने भी पाथ बना लो। 5 6 3 4, 2 बोल्ट होल, एक स्टैगर्ड पिच, क्यों चेक कर रहे हो, एक एडिशनल स्टैगर्ड पिच आ गई ना। 5 6 7 3 4, 3 बोल्ट होल, एक स्टैगर्ड पिच, वो तो ऑलरेडी चेक कर ही रहे हो आप। और आपसे बोलो कि सर कुछ भी बना लो उल्टा सीधा करके, हार्डली आपको 2 ज्यादा से ज्यादा 3 केस चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे ग्रोस डायमीटर दिया है 22 mm, प्लेट की विड्थ की बात करूं तो 120 ये दिया है, 60 60 120 ये हो गया, 120 तो 12 3 36, तो टोटल जो मेरी विड्थ आ गई ना बच्चे प्लेट की, तो वो कितनी आ गई, 360 mm। प्लेट की जो मेरी विड्थ होगी वो कितनी होगी बच्चे, 9 विड्थ की दो दे, तो दैट इज 360 mm। डायमीटर, ग्रोस डायमीटर कितना दिया है, 22 mm, थिकनेस कितनी दी है, 10 mm। ठीक है, चलो अब देखो, पहला पॉसिबल पाथ मेरे को चेक करना था 1 2 3 4 बच्चे, तो 1 2 3 4 के लोग, 2 बोल्ट होल है, एक कोई स्टैगर्ड पिच नहीं है, तो ये नेट कितना हुआ मेरा, सुनो इधर, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 के लोग चेक करना है, तो 1 2 3 4 के लोग जो मेरा ए नेट होगा, नाउ ए नेट कितना होता है, विड्थ माइनस नंबर ऑफ बोल्ट होल इंटू ग्रोस डायमीटर इंटू थिकनेस। विड्थ कितनी है प्लेट की, 360, कितने बोल्ट होल हैं, 2, ग्रोस डायमीटर कितना है 22 mm, थिकनेस कितनी है बच्चे 10 mm, थिकनेस कितनी है 10 mm। निकालना एक बार यहां से, 2 मल्टीप्लाई में 22 44 यानी कि 360 माइनस दिस मल्टीप्लाई 10 यानी कि 3160। तो जो मेरा ए नेट आ रहा है यहाँ से, नाउ ए नेट, ठीक है, जो मेरा ए नेट आ रहा है नाउ, ए नेट इट इज कमिंग आउट टू बी दैट इज 3160। ए नेट जो मेरा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3160 mm स्क्वायर, 3160 mm स्क्वायर, ये मेरा ए नेट आ रहा है। क्लियर हुई बात, अरे क्लियर हो गई मेरी बात, 3160 mm, समझ में आई बात। दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या चेक कर सकता हूं, दूसरा बात क्या चेक कर रहा था, 1 2 6 7 8, 3 बोल्ट होल है, एक स्टैगर्ड पिच है, तो 1 2 6 7 8, तो मैं चेक करने वाला हूं 1 2 6 7 8, क्या है, 3 बोल्ट होल है, एक स्टैगर्ड पिच है। ठीक है, चलो तो क्या फॉर्मूला लगता है बच्चे मेरा, क्या फॉर्मूला बनता है, नाउ ए नेट इज कमिंग आउट टू बी विड्थ माइनस एन डी एच ग्रोस डायमीटर इंटू थिकनेस प्लस एक ही है ना स्टैगर्ड पिच, तो एस स्क्वायर अपॉन 4g इंटू थिकनेस, यही बनता है ए नेट। तो विड्थ सबको पता है भाई, विड्थ कितनी है 360 है, कितने बोल्ट होल हैं 3, कितना ग्रोस डायमीटर है 22, थिकनेस कितनी है 10, प्लस एस स्क्वायर, एस है स्टैगर्ड पिच 1 2 6 7 8, तो देखो इधर 1 2 6 7 8, 1 2 6 7 8, 1 2 6 7 8, ये स्टैगर्ड पिच है। आपको ये डिस्टेंस नहीं लेनी, ये मत लेने लग जाना, अब ये लेनी है जो 50 mm दी है ना, जो पैरेलल डिस्टेंस है ये वही लेनी है, इसको मत लगा लेना कभी यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालने लग जाओ कि ये तो सर ट्रायंगल का बन गया हाइपोटेन्यूज, नहीं है भाई, वो 50 ही लेंगे इन दोनों के बीच की। बस स्टैगर्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है। कितनी है बच्चे 50, स्टैगर्ड पिच कितनी है मेरी 50, नाउ स्टैगर्ड पिच कितनी होगी बच्चे, नाउ 50 स्क्वायर डिवाइड बाय 4g, जी गेज डिस्टेंस होती है, तो देखो फिगर में गेज डिस्टेंस कितनी आ रही है मेरी, नाउ गेज डिस्टेंस देखो, इस बोल्ट के बीच की गेज डिस्टेंस क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बोल्ट
परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बोल्ट, दो कॉन्जुगेटिव बोल्ट के बीच की डिस्टेंस, ये स्टैगर्ड पिच थी, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 60, कितनी है 60। तो यहाँ से बच्चे मैंने कैलकुलेशन कर ली और यहाँ से मैं क्या कर लिया 9 इंटू 60 मल्टीप्लाई थिकनेस मेरी कितनी आ गई 10 आ गई, ठीक है। तो यहाँ से जो बच्चे मेरा ए नेट आ रहा है, यहाँ से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ए नेट की वैल्यू आ रही है मेरी दैट इज 3044.167, 3044.167। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ ए नेट, ये मेरी ए नेट की वैल्यू है इतने mm स्क्वायर, ठीक है। नाउ इतने mm स्क्वायर 3044, समझ में आए बच्चे कितनी वैल्यू आ रही है 3044.167। अब तीसरा पाथ जो मेरे को चेक करना था, सुनो इधर, तीसरा पाथ मेरे को चेक कौन सा करना था 12734, कितने पाथ है 3 स्टैगर, नहीं ये तो हो गया 126734, 4 बोल्ट होल है 2 स्टैगर्ड पीछे, ठीक है। तो 126734, नाउ नेक्स्ट इज दैट इज 1266734, 4 बोल्ट होल है मेरे 2 स्टैगर्ड पीछे, तो जो मेरा फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, नाउ ए नेट is coming out to be width minus number of bolt hole into gross diameter to thickness, दो स्टैगर्ड पीछे है ना, यानी कि s1 स्क्वायर अपॉन 4g इंटू टी प्लस s2 स्क्वायर अपॉन 4g इंटू टी, ये बनेगा। विड्थ कितनी है मेरी, विड्थ कितनी है बच्चे, विड्थ है 360, कितने बोल्ट होल है 4, ग्रोस डायमीटर कितना है 22, थिकनेस कितनी है मेरी 10 प्लस s स्क्वायर पहला 126734। नाउ देखो इधर 126734 में देखो बच्चे, इधर देखो नाउ 126734, 126734, ये मेरी स्टैगर्ड, पहली स्टैगर्ड पिच 50, दूसरी भी 50, पहली गेज डिस्टेंस 60, दूसरी भी 60, तो मल्टीप्लाई 2 टाइम्स कर लेता हूं, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या कर लेते हैं बच्चे 2 टाइम्स कर लेते हैं इसको, तो जो मेरा ए नेट आएगा यहां से प्लस मैंने 2 टाइम्स कर लिया इसको, इस गेज डिस्टेंस कितनी है, सॉरी स्टैगर्ड पिच 50 है, नाउ डिवाइड बाय 4, गेज डिस्टेंस कितनी है 60, थिकनेस कितनी है बच्चे 10, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, नाउ 4 मल्टीप्लाई 22, 360 माइनस दिस प्लस 2 मल्टीप्लाई में 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 240, तो मल्टीप्लाई 10, ये आ रहा है 2928। तो जो मेरा ए नेट की वैल्यू आ रही है, नाउ ए नेट इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 2928.33, 2928.33। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ ए नेट, ये किसकी वैल्यू आ रही है, ए नेट की वैल्यू आ रही है इतने mm स्क्वायर, ठीक है। नाउ इतने mm स्क्वायर, क्लियर हुआ, इतने mm। अब देखो 3 पाथ में मैंने चेक करना था, पहले में आई 3160, दूसरे में आई 3044 और तीसरे में आई बच्चे कितनी आ रही 2928। इसका मतलब मैंने क्या बताया था, जो मिनिमम ए नेट होगा उसके अलोंग फेल करेगा। तो तीनों में सबसे मिनिमम कौन सा था, तीनों में बच्चे सबसे मिनिमम कौन सा है, तीनों में सबसे जो मिनिमम वैल्यू है वो है दैट इज दिस, यानी कि जो मेरा पाथ होगा 12673 फीट, यही मेरा एक्चुअल पाथ होगा फेल्यूर का 12674, यानी कि जो मेरी प्लेट फेल करेगी बच्चे, जो मेरी प्लेट फेल करने वाली है वो किसके अलोंग फेल करेगी, नाउ जो प्लेट फेल करेगी वो 1 2 6 7 3 4, यानी कि जब मेरी प्लेट ब्रेक होगी तो बच्चे इस पाथ के अलोंग ब्रेक हो जाएगी। मेरी जो प्लेट ब्रेक होगी, जब लोड लगेगा तो मेरी प्लेट का ये हिस्सा कट के बाहर आ जाएगा, किसके अलोंग 1 2 6 7 3 4, ठीक है। ये भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि व्हाट विल बी द फेल्यूर पाथ, प्लेट कैसे कट होगी। इंजीनियरिंग सर्विस में तो अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए कि प्लेट मेरी ऐसे कट होगी लोड लगने के बाद, ऐसे कट होगी, 4 ऑप्शन बना देगा। तो मेरी प्लेट कैसे कट होगी बच्चे, यहां से इस पाथ के अलोंग मेरी प्लेट कट होगी, समझ में आया। और आपसे पूछे कि व्हाट विल बी द ए नेट, ए नेट कितना है इसका नेट एरिया, व्हाट विल बी द ए नेट, तो बच्चे नेट एरिया इसका कितना है, नाउ नेट एरिया इज हाउ मच, दैट इज 2। नाउ फाइनली जो मेरा ए नेट आएगा, जो मेरा ए नेट कैलकुलेशन होगी दैट इज 2928.33, 2928.33 इतने mm स्क्वायर। नाउ दिस विल बी द, नाउ दिस विल बी द क्या होगा, ये क्या होगा बच्चे, दिस विल बी द फाइनली ए नेट, नेट एरिया मेरा इतना हो जाएगा, क्लियर हो। तो व्हाट विल बी द क्रिटिकल पाथ 12673 जिसके अलोंग मिनिमम ए नेट होने वाला है,
क्लियर हुआ? समझ में आई बात? तो बच्चे स्टार्टिंग मेरी यहीं से होती है, स्टार्टिंग मेरी जो होगी वो यहीं से होगी कि मिनिमम ए नेट मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ, कैसे नहीं करता हूँ। समझ में आया आपको? ठीक है। बाकी इसमें एक और केसेस मेरे बनते हैं, जब मेरा गसेट प्लेट होती है तो गसेट प्लेट के एक साइड मेरा एंगल सेक्शन है, दोनों साइड है, दो एंगल सेक्शन है लेकिन सेम साइड है। वो मैं सारा आपको बताऊंगा नेट एरिया A1 प्लस A2 कैसे करते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चे? चलो, इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं स्टार्टिंग से ही, अगर आपकी मर्जी है तो। यहाँ से थोड़ा सा बेसिक बताने की कोशिश की थी मैंने। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन दिस पोर्शन, आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला पोर्शन आप नोट कर सकते हैं चाहे तो। उसके बाद ये क्वेश्चन आया नहीं है किसी एग्जाम में, बस जस्ट समझाने के लिए मैंने बताया था कि ये नेट कैलकुलेशन आखिर करते कैसे, ये सब समझाने की कोशिश की है। नाउ आफ्टर दैट दीज आर द माई पॉसिबल केसेस। ये मेरे कुछ पॉसिबल केसेस हैं। ठीक है, ये मेरे कुछ पॉसिबल केसेस हैं। ठीक है, इनके लोग कैसे फेल करेगा। ठीक है, नाउ लास्ट वन एंड दिस वन। ठीक है, ये बच्चे वन दो पाथ ये थे, ये कर लेना नोट, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस पाथ। क्लियर है? कर लिया सभी ने नोट? अरे कर लिया सभी ने, चलो ठीक है। तो बच्चे मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू।